नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज की ताज़ा खबर क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर यानी दीपावली का दिन। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी महिलाओं के प्रति जो बातें कही हैं, जहाँ महिला सशक्तिकरण के बारे में कि आज महिला जो अंतरिक्ष में जा रही है और डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, पुलिस ऑफिसर है, घर संभालती है, महिला सशक्तिकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो भी अभी भी परेशान है कि प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं महिला सशक्तिकरण, चल लेकिन कुछ ऐसी बातें। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के कुछ प्रश्नों को चयनित किया गया है। सबसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, वकील भी हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं। पहला सवाल मैं आमंत्रित करता हूं, फैनिल परीख यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि उन्हें माइक सौंपें। फैनिल परीख यहाँ पे है, हमारे बीच खड़े हो गए हैं फैनिल परीख जी। और आप अपना सवाल सीधे पूछें, संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। जी, फैनिल परीख जो इस वक्त B6 में खड़े हुए हैं, आप सभी दर्शकों की जानकारी हेतु B6 जो मेरे बाईं ओर है और खड़े हुए हैं वहां पे सफेद शर्ट में, सारे दर्शक उन्हें देख सकते हैं। फैनिल जी, प्रधानमंत्री जी आपका प्रश्न सुन रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछें। फैनिल जी B6 में इस वक्त हमारे बीच में खड़े हैं, पहले फ्लोर पे। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं और सर, पहले देश में मानसिकता थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, पर इसमें अभी मैं बदलाव देख रहा हूं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये बदलाव संभव कैसे हुआ? धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने बदलाव को महसूस किया। ये बात सही है कि सबसे पहला जो हमने काम किया है, इस देश में हम लोगों के दिमाग में पिछले 10 साल में, यानी मेरे आने के पहले वाले 10 साल, 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला नहीं, खेल खत्म। अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था वो होगा। एक मानसिकता घर कर गई थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमने सबसे पहला काम किया है, उन मानसिकता को ही बदल दिया है। सब कुछ बदल सकता है। आपने देखा होगा कि पहले अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए, 2013-14 के अखबार निकालिए, आए दिन खबर आती रही, ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, आता तक नहीं आता था। 4.5 साल हो गए, खबरें बदली कि नहीं बदली? हेडलाइन बदली कि नहीं बदली? वरना उस समय कोयला घोटाला, 2G घोटाला, न तो ये जी कहां तक जाता है जानते हैं आप लोग। एक छोटा उदाहरण देता हूं, 26/11 हुआ था, याद है? 26/11 याद है ना? मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था। बाद में क्या हुआ?
फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई। और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार सोचती रही। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है। और उसी में से भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। बदलाव ऐसे आता है, कोई कल्पना कर सकता था कि काले धन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई कोई लड़ सकता है? हर कोई सोचते थे कि नेता लोग आते हैं, बोलते हैं, फिर वो भी सेट हो जाते हैं। ये ऐसा नेता है, खुद सेट होता नहीं अपने लिए और नहीं औरों को अपसेट किए बिना छोड़ता है। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए। चूं तक आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि सब हर कोई किसी न किसी पाप से डूबा हुआ था। अगर फैसले लेने के लिए इरादे साफ हो, नियत नेक हो, देश हित में हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए न हो, तो निर्णय भी किए जाते हैं, निर्णयों का परिणाम भी मिलता है। कोई कल्पना कर सकता है कि हिंदुस्तान में सुबह टीवी खोलते ही समाचार आते, आज इतने आतंकवादी मारे, आज इतने मारे। ये ठीक है, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन वे सीना तान करके लड़ते लड़ते मर रहे हैं। सोए हुए आकर के कोई बम फेंक करके नहीं मार पा रहा। वो भी एक वक्त था, कभी मुंबई में बम धमाका, कभी रेल के डिब्बे में बम धमाका, कभी दिल्ली में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका। 4.5 साल हो गए, सब कुछ कश्मीर में अटक गया है। ये बदल है कि नहीं है? देश का नौजवान आज पैसों के अभाव में अपने सामर्थ्य के लिए निराशा को लेकर के डूबता नहीं, बैठा नहीं रहता है। मुद्रा योजना के तहत बैंक के दरवाजे खटखटाओ और बिना गारंटी आप लोन लेने के हकदार बनते हो और अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। पहले कभी नहीं होता था। इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे। समाज की इस बुराई, कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है। माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज
3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार। उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पर चलाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा की खबर आकर के चली जाती है। फांसी की खबर जितनी ज्यादा फैलेगी, उतना बलात्कार करने की विकृति लेकर के बैठा हुआ आदमी भी डरेगा, 50 बार सोचेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश बदल रहा है, उसका मूल कारण है 125 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है कि बस अब बदल के रहना है। हम लोगों का स्वभाव है, अगर हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं और बगल की सीट खाली है, हमने अपना थैली वहां रख दी, बैग रखी, पर्स रख दिया, टेलीफोन रख दिया, किताब रख दी और विमान के चलते चलते या ट्रेन के चलते चलते वहां का रिजर्वेशन जिसका वो आ गया उस सीट पर बैठने के लिए। सीट तो हमारी नहीं थी, हम तो हमारी सीट पर बैठे थे, वो तो खाली पड़ी थी, उसकी थी। वो आया, हमको टेलीफोन उठाना पड़ा, किताब उठानी पड़ी, चश्मे उठाने पड़े, मोबाइल उठाना पड़ा, मुंह लटक गया। ये कहां से आ गया? एक सीट खाली थी, मैं आराम से बैठा था, सीट आपकी नहीं थी, फिर भी एक तरफ ये हमारा अनुभव, उसी देश में देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बार यूं ही कह दिया कि अगर आपकी स्थिति ठीक है तो आपको गैस की सब्सिडी में क्या रखा है, छोड़ दो ना। मेरे देश के 1.25 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। ये जन मन बदला है। 125 करोड़ देशवासियों का जन मन जो बदला है, वो देश को बदल के रहेगा, ये मेरा विश्वास है। रेल के अंदर सीनियर सिटीजन्स को सब्सिडी मिलती है, टिकट में, पैसों में राहत मिलती है। मैंने ऐसे ही कहा रेलवे वालों को, जरा जो पर्ची होती है फॉर्म, उसमें लिख दो कि भाई मैं सब्सिडी सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। इतना ही लिखा, मैंने कभी भाषण नहीं किया इस पर, न कोई अपील की, कुछ नहीं किया। आपको जानकर के खुशी होगी, मेरी लास्ट जो जानकारी थी, करीब करीब 40-45 लाख ऐसे सीनियर सिटीजन जिन्होंने लिखा कि मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, मैं पूरी टिकट देना चाहता हूं। ये है मेरे देश का सामान्य मानवीय का मिजाज जो बदला है, वही मेरे देश की भविष्य, उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ये आशा, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास, ये सपने और उन सपनों के अनुकूल सरकार की नीतियां, सरकार की रीति, सरकार की गति, सरकार की मति उसको एक नई ताकत देती है। पहले ऐसी मान्यता थी सब कुछ सरकार करेगी, हम ही सब कुछ है। हमने आकर के बदल दिया, जी नहीं, हमसे बड़ा देश है, देश के लोग बड़े हैं। 125 करोड़ देशवासी देश बदल सकते हैं, हम तो निमित्त हैं। उनके भरोसे छोड़िए, वो देश को आगे ले जाएंगे और हमने छोड़ना तय कर लिया है। देश के भरोसे, 125 करोड़ देशवासियों के भरोसे चलना, ये सपना लेकर के हम चल पड़े हैं और वही ताकत है। एक मोदी नहीं है,
ये 125 करोड़ मोदी है जो देश बदल रहे हैं, जो देश बदल रहे हैं। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगला प्रश्न इस ओर से है। डॉक्टर निशिल शाह हमारे बीच में है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। हमारे कार्यकर्ता माइक सौंपे उन्हें। डॉक्टर निशिल शाह प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू इंडिया, भारत का नागरिक होते मुझे गर्व की भावना है कि सामान्य घर में से आके आप भ्रष्ट ताकतों के सामने चुनौती दे रहे हो और इसी चुनौती के साथ डर के मारे एक महागठबंधन हो रहा है। 2019 में भारत के 125 करोड़ देशवासियों कांग्रेस मुक्त भारत का इंतजार कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने सही कहा कि आप एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी आपने। मुझे लगता है कि मैं इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मैं भी अगर बड़े घराने से आया होता, मैं भी वो बड़े बड़े बैगेज लेकर के आया होता, तो मुझे भी डर रहता कि कल मेरी किताब खुल जाएगी तो क्या होगा। हमें तो वो डर ही नहीं था। खुली किताब जैसी जिंदगी रही है। 13-14 साल आपके बीच में काम किया है। विरोधियों ने भी कभी उंगली नहीं उठाई। वही ताकत थी जिसके कारण डर नहीं लगा कभी। क्या होगा? अरे जो होगा तो होगा यार। होता क्या? दूसरा, मैं ये विश्वास से मानता हूं, ये मेरा कन्विक्शन है, हमारे देश की समस्याओं की जड़ में ये भ्रष्टाचार दिमक की तरह घुस गया है, सारी व्यवस्था को तबाह कर दिया है। कहीं से तो शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। मैं भी ये कैसे कर, भाई इतना फैल गया है, कौन कर सकता है, छोड़ो यार, सारी सरकारें आई चली गई, कम से कम हम नहीं करेंगे, ये कह करके मैं भी छूट सकता था। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया। और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। और इसलिए, और आपने देखा जिस 4-4 पीढ़ी उनको नाम लेते ही देश कांपता था। उनकी ताकत ऐसी थी, देश को 18 महीने तक जेल खाना बना दिया था। ये ताकत थी उनकी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4-4 पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। और आपको पता है ना, आपको पता है ना, वे जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा
और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है, उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पहले भी इस देश से बेईमानी करके, रुपये मार करके देश छोड़कर लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं? सैकड़ों की तादाद में भागे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या करे, वो भाग गया। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे। और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहे हैं। लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है। अगर 125 करोड़ देशवासियों का उज्जवल भविष्य, देश के नौजवानों का उज्जवल भविष्य यही दिल में भरा पड़ा है, तो ये निर्णय भी अपने आप होने लग जाते हैं। जहां तक आगामी चुनाव का सवाल है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ईश्वर, देखिए, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है, और ये किसी के पढ़े लिख करके आए हुए लोग नहीं हैं, किसी के पढ़े पढ़ाए लोग नहीं हैं, अपने आप आवाज दे रहे हैं। क्या होगा? हमारे सामने चुनौती और है। एक दल के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस हार जाए, इतने से काम बनने वाला नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो गलत चीजें देश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में घुसेड़ दी हैं, देश को उससे मुक्ति दिलानी है। परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, मेरा तेरा, ये जो बीमारियां घुस गई है, देश को उससे बाहर निकालना ही पड़ेगा। और इसलिए हम मंत्र लेकर के चले हैं, सबका साथ, सबका विकास। और कोई? जी, अगला प्रश्न बहुत हजारों लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन अगला प्रश्न इस ओर से है। मैं श्रीमती उर्मिला बारोट से निवेदन करूंगा, जो इस वक्त ये जो B31 में है, ऊपर खड़ी हुई है हमारे बीच में। मेरे कार्यकर्ता बंधु उनके पास जाएं और उन्हें माइक सौंपें और ये प्रश्न पूछें। श्रीमती उर्मिला बारोट। जी उर्मिला जी, प्रधानमंत्री जी आपका प्रश्न। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं लीगल फील्ड से हूँ। मैं पिछले कई टाइम से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही हूँ। मैंने देखा है कि 2014 में जो लोग आपको हारते हुए देखना चाहते थे, वही लोग आज मीडिया और प्रसार माध्यमों के द्वारा देश में नेगेटिविटी फैला रहे हैं और गलत मैसेज पास कर रहे हैं। जबकि हमारा देश अभी कितने टाइम से विश्व गुरु बनने जा रहा है, महासत्ता बनने जा रहा है। और ऐसे टाइम में जब देश के लिए और राष्ट्र जब देख रहे हैं कि उसके लिए कोई देखे कि
कोई राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए आप गुजराती बोलिए, चिंता मत कीजिए। जी सर। नहीं, आपका सवाल मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं आपका भाव मैं समझ गया हूं। हम चाहते हैं सर कि हमारे देश में जो अराजकता हो रही है वो अराजकता बंद हो और हमारा देश का पूरा विकास हो, और ये विकास में हम जैसे नागरिक देश का उज्जवल भविष्य बनाने में लगे हुए हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम जैसे नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है? वंदे मातरम। आपने ये जो चिंता की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ये बात सही है। अगर आप 2013-14 में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय की खबरें देखें तो एक टोली थी, बोली नहीं थी, भली भी नहीं थी। ये टोली लगातार कह रही थी पहले, अगर बीजेपी मोदी को घोषित कर देना तो पूरी बीजेपी खत्म हो जाएगी। मोदी आने ऐसा, मोदी आने वैसा, मोदी आने ऐसा, पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब बीजेपी ने हमको घोषित कर दिया तो उन्होंने चालू कर दिया, मोदी को कौन जानता है? गुजरात वाले जानते हैं, और कौन जानता है? फिर उन्होंने चालू कर दिया, बीजेपी के पहले इतने परसेंटेज वोट थे, बढ़ बढ़ करके इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे तो इसका इतना टोटल लगाओ तो इतना सीट हो जाएगा, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने बता दिया था हंग पार्लियामेंट बनेगी। ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था? अब उस समय उन्होंने इतना सारी मेहनत की, नए नए तर्क दिए, न जाने क्या क्या बातें फैलाई, लेकिन जनता के गले नहीं उतरी। जनता के गले मोदी उतर गया। अब मुझे बताइए, 2013-14 में जिन्होंने इतनी मेहनत की, ये मोदी नाम का खड़ा ही नहीं होना चाहिए। उनके दिल में कितना गुस्सा भरा पड़ा होगा बताइए। वो अपमान महसूस करते होंगे कि नहीं करते होंगे? वो मोदी को हर हाल में नीचा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने अहंकार के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? ये नेगेटिविटी का कारण वही है। लेकिन हमें ऐसी नेगेटिविटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें नेगेटिविटी का उत्तम उपाय क्या है? पॉजिटिविटी। हम सही सच्ची बातें अगर वो एक बार बोलते तो हम 100 बार बोले, वो एक जगह पे बोलते तो हम 10 जगह पे बोले, वो एक के सामने बोलते हैं तो हम 50 के सामने बोले। अगर आप सब इस काम में जुड़ जाएं तो नेगेटिविटी करने वाले 13-14 में भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। अच्छा, एक तो ये जमात हो गई जिनको मेरा मुंह भी पसंद नहीं है, नाम भी पसंद नहीं है। दूसरे लोग हैं जिनको मैंने पैदा किया है। अब मुझे बताइए, जिन 3 लाख कंपनियों के ताले लगा दिए, वो मोदी जिंदाबाद बोलेगा क्या? वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मोदी बेकार आदमी है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पहले हमारे यहां फ्री प्राइस शॉप जो होता है, सस्ते अनाज की दुकान, गरीब लोग वहां से अपना राशन लेते हैं। सरकार 30-35 रुपए में खरीदती है, गरीब को 3 रुपए 2 रुपए में देती है, ताकि हमारे देश का गरीब भूखा सोना नहीं चाहिए। लेकिन
ऐसे लोग थे, इसमें से भी खा जाते थे, गरीब का भी खा जाते थे। 6 करोड़ राशन कार्ड ऐसे थे कि जो लोग पैदा ही नहीं हुए थे, उनके नाम के राशन कार्ड थे। उनके नाम पर गेहूं जाता था, 30 वाला 3 में जाता था, फिर 30 में बिकता था, और हर किलो पर 27 रुपया उनके जेब में चला जाता था। ऐसे 6 करोड़ लोग जो गोश्त थे, भूतिया थे, जिनका अस्तित्व नहीं था। अब मैंने बंद कर दिया। जिन लोगों को सब्सिडी मिलती थी, डायरेक्ट उनके खाते में जमा होने लगी। तो बिचौलियों की दुकान बंद हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? अब जिनके जेब में हर वर्ष 90,000 करोड़ रुपया, कितना 90,000 करोड़ रुपया जिनकी जेब में जाता था, मोदी ने उसको ही ताला लगा दिया। वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? ना वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? मोदी उनको मुसीबत लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अब आप मुझे बताइए, देश के लिए मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे मेरी चिंता करनी चाहिए कि देश की करनी चाहिए? मुझे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, 2019 में क्या होगा, ऐसे डरते रहना चाहिए क्या? हिम्मत से देश के हित में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और इसलिए मैंने किया है। नेगेटिविटी करने वाले उनको मुबारक। मैंने देश हित में काम किया है, पूरी पवित्रता के साथ किया है। आपकी तरफ से पॉजिटिव समाचार पहुंचाने का प्रयास। अगर आप में से कुछ लोग नमो ऐप पर चले जाएंगे, कितने लोग हैं जिनके पास नमो ऐप है? काफी लोगों के पास है, लेकिन बहुत लोगों को डाउनलोड करना चाहिए। करेंगे? उसके अंदर सारी जानकारियां, सही जानकारियां सरकार की, एक एक मिनट की जानकारी है। उसमें से जो आपको ठीक लगे, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपको परिवारों को फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए, पॉजिटिविटी का माहौल अपने आप बनने लग जाएगा। और कोई? जी सर, अगला प्रश्न। हजारों युवा यहां से एक अभूतपूर्व संदेश लेके जा रहे हैं कि नकारात्मक का जवाब सिर्फ सकारात्मकता हो सकता है। ऐसे में एक प्रश्न श्रीमती विराज दीवान इस तरफ है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो प्रश्न करें। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, और विराज दीवान पीछे हैं, बिल्कुल खड़ी हैं, और वो प्रश्न करना चाहती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो पेशे से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। आप हम जैसे युवाओं के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी आपका धन्यवाद करेगी। चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी, लोगों को अब उसकी कीमत समझ आने लगी है। एक सीए होने के नाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसका बहुत सारा फायदा है। मेरा सर आपसे एक ही क्वेश्चन है कि वोट बैंक की परवाह किए बिना आप ये सब कैसे कर सकते हैं? जय हिंद। बहुत सरल सा जवाब है। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए कर सकता हूं। देखिए, समाज जीवन में आज भारत एक ऐसी अवस्था में पहुंचा है, ये मौका हमने गंवाना नहीं चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है कि जब हमारी सरकार बनी
तब हम दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पे थे। पूरे विश्व में हम 10वें नंबर पे थे। आज हम 6ठे नंबर पे पहुंच गए। 4 साल में 10 में से 6 नंबर पे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं होगा, ये खबर आएगी कि भारत अब 5वें नंबर पे पहुंच गया है। दुनिया के समृद्ध देशों को हमने पीछे छोड़ दिया है। आज हम गर्व कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू किसके पास है? कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा? दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रिज हमारी सरकार के समय लोकार्पण हुआ। किसको गर्व नहीं होगा? पहले की तुलना में जब हम आए 2014 में, देश में 38% सैनिटेशन था, शौचालय थे, ग्रामीण शौचालय 38%। आज 98% हो गया। जब हम आए तब देश के आधे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था। आज करीब करीब देश के सभी लोगों का बैंक अकाउंट हो गया। और एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है कि पूरे विश्व में जितने बैंक अकाउंट खुले हैं उसके आधे अकेले मोदी के राज में खुले हैं। अगर एक बार, क्योंकि समाज ने मुझे यहां सोने के लिए नहीं भेजा है, मौज करने के लिए नहीं भेजा है, प्रधानमंत्री पद को एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है, काली मजदूरी करूंगा, 24 घंटे काम करूंगा, देश के लिए जो कर सकता हूं वो करने में कहीं पीछे नहीं रहूंगा। जी, अगला प्रश्न इस तरफ से, जो मैं यहाँ एक सुश्री शिखा नारंग हमारे बीच में है, वो एक सवाल करना चाहती है। एक युवती है, वो प्रधानमंत्री से मुखातिब है, और आप अपना सवाल पूछें, इन्हें माइक दें। देश के युवाओं को गर्व है कि इतने गौरवमय क्षण हमें मिले पिछले इन 4.5 वर्षों में। जी शिखा। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मेरा नाम शिखा है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने भारत के विकास के लिए इतनी मेहनत करके इतनी योजनाएं बनाई हैं, इन योजनाओं के फलस्वरूप और अपनी दृष्टि से आप भारत देश का भविष्य कैसे देखते हैं? मैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल देखता हूं, शानदार देखता हूं, जानदार देखता हूं। आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सच में बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी भारत की गूंज है कि नहीं है? यूके में भी भारत की गूंज है कि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण के बारे में कहते हैं कि महिला सशक्त हो रही है। जी हाँ, दीपावली का उत्सव हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, हर जगह अपनी भाषण से वो लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर परेशान हो रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हर क्षेत्र में वो विकास की जो बातें कर रहे हैं कि आज हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी वर्कर परेशान हो रही हैं। उनको रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। 1975 से जो आंगनबाड़ी का पद आया था, यानी मैट्रिक के आधार पर जो आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती हुई थी, उसके हिसाब से तब से आंगनबाड़ी वर्कर को मात्र 2000 रुपये दिए जाते थे। फिर 2 से 3 हुए, 4 हुए। जी हाँ,
अब 7,000 रुपये दिए जाते हैं। सोचने वाली बात है कि 1975 से अब तक 2024 चल रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय नहीं बढ़ा है। या धीरे धीरे करके कहीं 400 रुपये बढ़ जाते हैं, कहीं 500 रुपये बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें काम बहुत दिया जाता है। जी हाँ, उन्हें बीएलओ का काम दिया जाता है, उन्हें जनगणना का काम दिया जाता है, उन्हें हर क्षेत्र में जी हाँ कोई योजना आती है फॉर्म भरने का काम दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्करों को एक समस्या है कि उनकी ग्रेजुएटी लागू क्यों नहीं हो रही है और उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि आंगनबाड़ी वर्करों के लिए उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अलग अलग जगहों में भाषण देते हैं। जी हाँ, कुछ हम आपके दृश्य साझा कर रहे हैं तो आप लोग देख लेना कि कैसे विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन महिला तब सशक्त होगी ना जब गांव के निचले लेवल की महिलाएं सशक्त होंगी, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा पोषण मिलेगा। अगर अच्छा पोषण ही नहीं मिलेगा तो हमारी महिला कैसे सशक्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनकी सैलरी इतनी निम्न है, सैलरी नहीं कह सकते हैं, उन्हें मानदेय मिलता है। जी हाँ, कभी 8 महीने में आता है, कभी 3 महीने में आता है, और जो आता भी है, जो पोषण आता भी है, जो पोषाहार मिलता भी है, उसमें बिचौलिया यानी उच्च अधिकारी भी उसमें घूसखोरी करते हैं। अगर उन्हें ना दिया जाए तो वो करते हैं परेशान, यानी आंगनबाड़ियों का शोषण किया जाता है। दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर इतनी परेशान है कि वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत लंबी लंबी बातें कहते हैं देश के विकास के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ दृश्य आपके साथ साझा कर रही हूँ कि देखो कैसे सवाल जवाब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए, लेकिन हमारी महिलाओं के लिए, वो जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके लिए कुछ भी नहीं कहते हैं। वो चाहे मन की बात हो या कहीं पर भाषण देना हो या देश को संबोधित करना हो, बड़े बड़े मुद्दे सबके सामने रखते हैं कि आज हमने देश के लिए क्या क्या नहीं किया है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि गांव की जो महिलाएं हैं, अगर जब तक वो सशक्त नहीं होंगी तब तक हमारा भारत नहीं सशक्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर इतनी मेहनत से काम करती है, 24 घंटा लगी रहती है अपने काम को लेकर, लेकिन चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी बातें नहीं सुन रही हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये जो भाषण दे रहे हैं हमारे प्रिय जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अपनी बातों को लेकर ही फेमस हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं जो नीचे लेवल की जॉब करती हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा हैं और रसोइयां हैं, इनकी मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जाता है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, ये अपनी जो भाषण से फेमस हो जाते हैं राजनेता, और जो अपनी नीचे लेवल की जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा हैं, इनके बारे में नहीं सोचते हैं, तो प्रधानमंत्री जी हाँ दोस्तों, जो हमारी नीचे लेवल की महिलाएं हैं यानी जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, इनका मानदेय नहीं बढ़ रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी से हम जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं बस यही कहना चाहते हैं कि दीपावली के अवसर पर आप इतनी सारी जो विकास की बातें बता रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, क्या हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए भी कुछ किया है? 1975 से हमारी आंगनबाड़ी वर्कर काम कर रही हैं, उनके लिए भी कुछ किया हो तो जाने। जी हाँ, वो परेशान होती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, लाठीचार्ज होती हैं, पुलिस है, प्रशासन है, उनकी गाली भी खाती हैं, उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, सब कुछ सह के वो अपना काम करती हैं। बस यही तो चाहती हैं कि जैसे कि सबका मिलता है मानदेय, वैसे आंगनबाड़ी वर्करों को मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्करों के लिए कुछ तो दीपावली का उपहार मिलना चाहिए। हर क्षेत्र में मिलता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी जॉब में, सबको मिलता है। जी हाँ, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर को नहीं मिलता है।
ये सोचने वाली बात है। क्या आंगनबाड़ी की जॉब इतनी नीची लेवल की है कि उनके बारे में सोचने का किसी को वक्त नहीं? चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या फिर हो हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। उनके साथ शोषण हुआ करता है। अगर उनके अकाउंट में, खाता में अगर पैसे आ जाते हैं पोषाहार के, तो बीच में जो बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको रिश्वत दो, उन्हें उनका हक दो, उनका कमीशन दो। अगर ना दो तो हर मंथ उनका जो पोषाहार है वो रोक दिया जाता है। ये समस्या होती। ये मैं नहीं कह रही, ये आंगनबाड़ी वर्करों की समस्या है। जी हाँ दोस्तों, वो कहती हैं कि अगर 12,000 रुपये आ रहे हैं तो 3,000 रुपये ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बीच के जो अधिकारी हैं वो खा लेते हैं। अब बच्चों को पोषाहार दें कि हम उनको कमीशन दें। अगर नहीं देते हैं तो हमारी लाभार्थी परेशान कि आंगनबाड़ी वर्कर ये घोटाला कर रही हैं। तो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर क्या करें? आप इतना कम मानदेय देते हैं कि वो अपना दैनिक जो खर्चा है वो नहीं चला पा रही हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना। और हाँ, आपको जो प्रधानमंत्री जी के मैंने आपको भाषण सुनवाए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या हमारा देश सच में सशक्त हुआ है, या सच में हमारी महिला सशक्तिकरण के बारे में जो कह रहे हैं तो क्या वो सच में हुआ है? तो ज़रूर अपनी कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।